हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 8.1 के भाग 2 में प्रश्न संख्या 5 से लेकर 9 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पांचवा प्रश्न है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करे तो वह एक वर्ग होता है। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यदि कोई चतुर्भुज दिया हो तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, उसे समांतर चतुर्भुज प्रूव करते हैं। उसके बाद फिर जो भी हमें सिद्ध करना होता है उसे आयत या वर्ग या समचतुर्भुज उसके बाद हम करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए फिगर बनाता हूँ उसके बाद समझाता हूँ आपको। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि एक कोई चतुर्भुज है और उसके विकर्ण जो हैं बराबर हैं। तो इसके विकर्ण भी बना लेते हैं। इस चतुर्भुज का नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये जो विकर्ण है वो ओ बिंदु पर परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं। इसकी सहायता से हम इसे वर्ग प्रूव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जब हम सब कुछ इसमें प्रूव कर सकते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि इसकी भुजाओं को हम बराबर सिद्ध करेंगे, आमने सामने के भुजाओं को बराबर सिद्ध करेंगे। उसके बाद इसे समांतर चतुर्भुज प्रूव करेंगे। उसके बाद फिर स्टेप आएगा, अगर वर्ग है तो इसकी चारों भुजाओं को हमें बराबर सिद्ध करना होगा और यहीं पे वो प्रॉब्लम आएगा। इसे हम आयत तो प्रूव कर सकते हैं, जितनी पॉइंट्स दिए हैं उनकी सहायता से हम इसे आयत प्रूव कर सकते हैं, लेकिन वर्ग प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करता है ऐसा लिखना पड़ेगा। ये शायद मिसप्रिंट हुआ हो, यहाँ लिख लेते हैं समकोण पर। अब जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ऐसा क्यों है, ठीक है। और इसे मैंने बहुत तरीके से सॉल्व करने की कोशिश की, लेकिन इम्पॉसिबल है कि सिर्फ इन पॉइंट्स को लेकर हम इसे एक वर्ग प्रूव कर पाए, ठीक है। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण, अब यहां पर हमने फिगर बना लिया है तो मान लिया है ना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं। विकर्ण ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि विकर्ण परस्पर बराबर है और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसे हमें ऐड ही करना पड़ेगा वरना इसे हम वर्ग प्रूव नहीं कर पाएंगे। परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी तथा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। और क्या लिख सकते हैं हम, समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं अर्थात यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब इसी की सहायता से हम इसे समचतुर्भुज भी प्रूव कर सकते हैं। बस वर्ग, मतलब अगर ये ना दिया हो तो इसे वर्ग भी नहीं प्रूव किया जा सकता, ना तो समचतुर्भुज प्रूव किया जा सकता है, सिर्फ आयत प्रूव किया जा सकता है इसे, ठीक है। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी तथा हम कोणों को भी लिख सकते हैं और कोण ए ओ बी बराबर, सारे 90 डिग्री के हैं तो बराबर करके हम लिख सकते हैं ए ओ बी इज इक्वल टू कोण बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री। अब हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक वर्ग है। अब मैं आपको स्टेप बता देता हूं कि क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें इसे समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। समांतर चतुर्भुज अगर प्रूव हो गया ये, तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं होंगी वो बराबर हो जाएंगी। और उसके बाद हम किसी प्रकार से क्या करेंगे कि इसके एक साइड की भुजा बराबर दूसरे साइड की भुजा
जो संगत भुजाएं हैं, अगर उन्हें हमने बराबर प्रूव कर लिया तो ये एक वर्ग हो जाएगा। अर्थात वर्ग में भी क्या होता है, संगत भुजाएं क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। तो ये हो जाएगा। तो एक स्टेप और करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर बनने वाला एंगल ये भी कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है वर्ग या आयत में, है ना। तो ये भी हमें 90 डिग्री का प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए अब इसकी उत्पत्ति या प्रमाणित से करते हैं। तो सबसे पहला जो त्रिभुज लेंगे हम, ए ओ बी और सी ओ डी। तो त्रिभुज ए ओ डी, सॉरी ए ओ बी, ए ओ बी और इसके सामने का है तथा त्रिभुज सी ओ डी में। अब इन दोनों को हम सर्वांगसम या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अब इसमें दिया है ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। समद्विभाजित कर रहे हैं, इसके जो भी विकर्ण हैं वो समद्विभाजित कर रहे हैं। तो ओ सी ये दिया हुआ है। अभी तो ये चतुर्भुज ही है ना, अभी वर्ग हमने प्रूव किया नहीं है। तो हम इसे सर्वांगसम प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, और इसके सामने के जो अगर दो रेखाएं जो है परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सम्मुख जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहीं पर लिखेंगे कोण ए ओ बी इज इक्वल टू कोण सी ओ डी, ये है शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और फिर ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी दिया हुआ है। अब 3 क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है। ये कौन से नियम से हो रहा है, साइड, एंगल और साइड से। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी से। और ये कौन से नियम से है, साइड, एंगल, साइड नियम से। अब 2 त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम प्रूव कर लिया, तो इसकी जो भुजाएं हैं, जो संगत भुजाएं हैं वो बराबर हो जाएंगी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू सी डी, इसमें भी आ रहा है। अतः ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये होगा सी पी सी टी से। और कोणों को भी हम, जो संगत कोण हैं उन्हें भी हम क्या लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। अब यहां अगर कोण देख लें तो एक कोण है डी सी ओ, और ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण के। अर्थात लिखना चाहूं तो बी ए ओ, है ना। तो ये दोनों भी संगत कोण हैं, तो ये बराबर हो जाएंगे। अगर ये बराबर होंगे तो फिर, और ये भुजा जो है परस्पर क्या है, बराबर है। और अगर इसे मैं तिर्यक रेखा मानूं तो ये कोण और ये कोण एकांतर अंतः कोण हो जाएंगे। और एकांतर अंतः कोण कब बनते हैं, जब सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो इसी की सहायता से हम इसे समांतर चतुर्भुज प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए आगे करते हैं इसे। यहीं लिख लेता हूं, तथा एंगल्स को भी बराबर लिख लेता हूं। एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ठीक है। ये भी किससे हुआ है, सी पी सी टी से। अब इसे ना यहाँ पर आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ये आगे काम आएगा। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। परंतु एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ रेखा ए बी और सी डी के लिए एकांतर अंतः कोण है, और एकांतर अंतः कोण तभी एक दूसरे को दूसरे के बराबर होते हैं
दूसरे के बराबर होते हैं जब दोनों रेखाएं समांतर हो। दोनों रेखाएं समांतर हो और एक रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती हो। रेखा उन्हें प्रतिच्छेद करती हो। अब इसे फिर से समझ लेते हैं एक बार। अभी हमने इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव किया था और उसी की सहायता से जो संगत कोण थे उन्हें बराबर लिखा था। अब चाहे तो इधर का भी आप ले सकते हैं, ये भी क्या होंगे, संगत कोण ही होंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। लेकिन यदि दो जो रेखाएं हैं और दो रेखाएं हों और उन्हें एक रेखा जो है प्रतिच्छेद करती हो, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल वो एकांतर अंतःकोण होता है। और ये अगर बराबर ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो ये तभी बराबर हो सकता है, एकांतर अंतःकोण बन रहा है जबकि ए बी समांतर हो सी डी के। तो इसका रीजन मैंने लिख दिया है। अतः हम लिख सकते हैं ए बी समांतर सी डी, और इसे बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 जो कि दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी है ना, इसके और इसके सहायता से हम लिख सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो समांतर चतुर्भुज है। अब इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। अब इसका रीजन क्या है ये चलिए लिख लेते हैं। चतुर्भुज है यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं भुजाओं का एक युग्म, अर्थात जोड़े में ले रहे हैं, एक युग्म बराबर एवं समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है। अब यहां ये प्रश्न उठता है कि अगर यदि हम दो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म ले रहे हैं, अर्थात यहां फिगर में मैं समझाता हूं आपको कि DC इज इक्वल टू ए बी, ये हमने प्रूव कर लिया, और समांतर है ये भी प्रूव कर लिया। तो बाकी के जो दो भुजाएं हैं वो कैसे बराबर हो सकती हैं? तो हम जानते हैं कि जो समांतर रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर। चाहे अनंत तक इसे ए बी को मैं खींचते चला जाऊं और DC को अनंत तक खींचते चला जाऊं, इनके बीच की दूरी हमेशा क्या होगी, कॉमन। तो ये रेखा बराबर क्या हो जाएगी इसके, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी आपस में समान हो जाएगी। ठीक, तो हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC, है ना। तो इसीलिए क्या है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3 और इसका रीजन लिख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख रेखाएं। अब एक एक चीज मैं लिख के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए आपके लिए। ठीक है, अब इस स्टेप में हम जो भुजाएं हैं उन्हें परस्पर बराबर सिद्ध करेंगे, तभी तो वर्ग सिद्ध कर पाएंगे ना इसे। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर संगत भुजाओं को हम क्या करें, बराबर सिद्ध कर दें, तो क्या हो जाएगा, वह एक वर्ग हो जाएगा। अभी तो हमें पता है समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, परस्पर बराबर होती हैं। AB इज इक्वल टू BC हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC।
ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब यहीं पर ये 90 डिग्री जो है वो काम आएगा। अब ये किस प्रकार से काम आएगा मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। अभी हमने प्रूव कर लिया है कि ए बी इज इक्वल टू डी सी और फिर ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तो प्रूव हो गया। अब हमें अगर संगत भुजाओं को इन दोनों को प्रूव करना है तो चलिए ये दो त्रिभुज लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें ये भुजा भी आ जाएगी और ये भुजा भी, तो ए ओ बी और यहाँ से ए ओ डी, ये दो त्रिभुज लेके मैं सर्वांग प्रूव करने की ट्राई करता हूँ। अगर ये 90 डिग्री ना दिया हो तो क्या होगा यहाँ पर, ये तो कॉमन है, ठीक है, ये दोनों में उभयनिष्ठ भुजा आ जाएगी और ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब एक और क्राइटेरिया हमें पूरा करना पड़ेगा इन दोनों को सर्वांग प्रूव करने के लिए, तभी तो संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब यहाँ पर अगर मैं कोशिश करूँ किसी प्रकार से, मान लीजिए मैं ये एंगल बराबर ये एंगल किसी तरीके से प्रूव कर लेता हूँ, ठीक है। तो एंगल, उसके बाद साइड, फिर यहाँ एंगल आना चाहिए था, तभी तो एंगल साइड एंगल बना पाएंगे। ये नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि यहाँ तो एंगल दिया ही नहीं था। और अगर चलिए एस 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 से करने की कोशिश करते हैं तो ये साइड बराबर ये साइड और ये कॉमन साइड आ रहा है, ये तो हमें ऑलरेडी प्रूव करना है, तो ट्रिपल एस से भी नहीं हो पाएगा। और मान लीजिए किसी प्रकार से मैं ये एंगल बराबर ये एंगल प्रूव कर लेता हूँ, तो ये एंगल उसके बाद साइड ना, फिर ये एंगल फिर साइड फिर एंगल आना चाहिए यहाँ पे, तभी तो एंगल साइड एंगल हो पाएगा। ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एंगल तो दिया ही नहीं था, तो इसीलिए इसे वर्क प्रूव करना इम्पॉसिबल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब ऐसे प्रूव करते हैं। दो त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पर, ए ओ डी और सी ओ डी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, और इन दोनों को अब हम आराम से सर्वांग प्रूव कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 90 डिग्री ऑलरेडी हम ले चुके हैं, ठीक है। तो अब त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में आप कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं, जैसा मैं ले रहा हूँ वैसा ही ज़रूरी नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा यहाँ भी जो मैंने त्रिभुज लिए हैं उसमें संगत भुजाएं आ रही हैं, ये भुजा और ये भुजा। अगर संगत भुजाओं को मैं बराबर प्रूव कर दूं तो ये एक हम आगे चलकर वर्ग से प्रूव कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी 90 डिग्री प्रूव करना बाकी है। तो इन दोनों त्रिभुजों में ओ ए इज इक्वल टू ओ सी ये दिया हुआ है, विकर्ण जो है परस्पर समद्विभाजित कर रहे हैं, और कोण ए ओ डी इज इक्वल टू कोण सी ओ डी, ये 90 डिग्री है, 90 अंश है प्रत्येक, ये भी लिख लेंगे। और उसके बाद ओ डी इज इक्वल टू डी ओ, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है तो इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग है त्रिभुज सी ओ डी के। और ये कौन से नियम से हुआ है, साइड एंगल और साइड से, तो साइड एंगल साइड नियम से। अब यहीं पर आगे हम लिख सकते हैं, अब देखिए संगत भुजाओं को हम बराबर लिख सकते हैं, ए डी इज इक्वल टू डी सी या ए डी इज इक्वल टू सी डी, है ना, तो यही लिख लेते हैं सी पी सी टी से। अतः ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये सी पी सी टी से हुआ है। अब यहां अगर इसे चलिए समीकरण बनाते हैं, समीकरण 4। अब देखिए एक तो समीकरण 1 लें और 3 लें और 4। एक ए बी इज इक्वल टू सी डी है, और उसके बाद जो 3 है वो यहाँ ए डी इज इक्वल टू बी सी है, और फिर ए डी इज इक्वल टू सी डी है। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया है तो बी सी किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के। और फिर यहाँ दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी के, तो सी डी सब में एक एक में कोई ना कोई भुजा कॉमन आ रही है। तो समीकरण हम तीनों समीकरण की सहायता से लिख सकते हैं, समीकरण 1, 3 तथा 4 से ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 5। अब चारों भुजाओं को हमने बराबर सिद्ध कर लिया है, बस एक चीज़ सिद्ध करना अभी बाकी है, वो है यहाँ जो बनने वाला एंगल है उसे हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है। तो फाइनली क्या हो जाएगा, वह एक वर्ग हो जाएगा।
ठीक है, तो चलिए अब इसे प्रूव करते हैं इस पेज पे। यहीं पर फिगर बना देता हूँ जिससे कि बार बार हमें बैक न जाना पड़े, ठीक है, जिससे यहीं पर आपको क्लियरली समझा पाऊँ मैं। अब इस प्रकार से है ये ए बी सी एंड डी। अब यहाँ दो त्रिभुज ऐसे हम लेंगे जिससे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल जाए, या तो फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं आप, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो मैं यहाँ पर दो त्रिभुज ले रहा हूँ, ए बी डी और उसके बाद ए बी सी, ए बी सी, ए बी डी और ए बी सी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज ए बी डी तथा, और ऐसा क्यों ले रहा हूं अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में इन दोनों को हम सर्वांग समप्रूव करेंगे। तो ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये दोनों ए डी इज इक्वल टू बी सी क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। अभी हमने इसे वर्ग तो सिद्ध किया नहीं है, वरना वर्ग की भुजाएं लिखते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, और ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये जो भुजा है वो इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है, इसलिए उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी, उभयनिष्ठ भुजा। और बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों विकर्ण क्या है, परस्पर बराबर हैं। तो ए डी ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है, तो लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी के। और ये कौन से नियम से हुआ है, ट्रिपल एस नियम से। अब ये अगर हमने प्रूव कर लिया तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल बराबर है। इन दोनों में देखिए, अगर ये त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी डी और फिर ए बी सी, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे बी ए सी, तो ये वाला एंगल बराबर, ऐसे ही लिख लीजिए वरना आप कंफ्यूज होंगे। स्टार्ट से ही लिख देता हूँ, वैसे कैसे भी आप पैटर्न करके लिखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए ये बी ए सी ले ले रहा हूँ और ये भी बी ए सी। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी आ रहा है, संगत कोण बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं अतः कोण ए बराबर कोण बी, और ये है सीपीसीटी से। अब अगला जो काम करना है हमें, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो ये जो भुजा है ए डी बी सी के क्या होगा, समांतर होगा। और अगर ए बी इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल और यहाँ पर बनने वाला एंगल सहअंतः कोण होता है, और इसका योग कितना होता है, 180 अंश। ये आपने रेखाओं और कोण वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। अब जैसे कि ये इस प्रकार से है, ठीक है, और इन्हें एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इधर बनने वाला एंगल और इधर बनने वाला एंगल, ये दोनों क्या कहलाते हैं, सहअंतः कोण कहलाते हैं, और हमेशा इनका योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसी की सहायता से इसे 90 डिग्री और इसे भी 90 डिग्री प्रूव करेंगे, ठीक है। अब यही लिखते हैं, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर समांतर चतुर्भुज है, इसके लिए रीजन लिख लेते हैं, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। इसीलिए हम लिख सकते हैं ए डी समांतर है बी सी के, और तिर्यक रेखा ए बी
यही रेखा है ना जो कि इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, तो ए बी इन्हें प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तब एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या कहलाएंगे? सहअंतः कोण या को इंटीरियर एंगल, सहअंतः कोण। अब चूंकि हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, चलिए इसे भी समीकरण 6 बना लेते हैं। ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल ए की जगह या तो मैं बी रख दूं या तो एंगल बी की जगह ए रख दूं। तो चलिए एंगल बी की जगह मैं क्या रख रहा हूं? एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये किससे हुआ है? समीकरण नंबर 6 से। अब 2 एंगल ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम? 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, और सारे एंगल्स को मिला के कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री। अर्थात ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका रीजन भी लिख लेते हैं हम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 7। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 5। अब समीकरण 5 में हमने क्या किया था? ये देख लीजिए, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अर्थात सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं, और इसके जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का है, इसलिए यह क्या है? एक वर्ग है। तो इसलिए हम लिखेंगे समीकरण 5, थोड़ा जगह कम है तो इसीलिए ऐसे लिख रहा हूं, समीकरण 5 और समीकरण 7 से स्पष्ट है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। और लास्ट में आप ये ज़रूर से लिखिएगा इति सिद्धम। जब भी हमें कुछ सिद्ध करना होता है तो आप ये ज़रूर से लिखिएगा। अगर इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, काफ़ी टाइम टेकिंग था। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए चित्र, दर्शाइए कि पहला पॉइंट है यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है, और दूसरा पॉइंट हमें प्रूव करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। पहले तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है, हमें ये प्रूव करना है कि ये एंगल बराबर ये एंगल, अर्थात AC जो है वो इस कोण को भी क्या कर रहा है? बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। और दूसरा जो है वो ABCD एक समचतुर्भुज है। तो इसके अगर मैं आसन्न भुजाओं को, आसन्न, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इन्हें संगत भुजाएं कहा था, उसके लिए सॉरी। आसन्न भुजाएं क्या होती हैं? एक पॉइंट से अगर दो भुजाएं निकल रही हैं, यहाँ एक भुजा है और यहाँ एक भुजा, तो इन्हें क्या कहा जाता है? आसन्न भुजाएं या एडजेसेंट साइड्स बोला जाता है। इसी प्रकार से अगर ये पॉइंट लूँ तो यहाँ से ये एक भुजा और ये एक भुजा निकल रही है, तो इसलिए इन्हें भी क्या कहा जाएगा? आसन्न भुजाएं। तो अगर किन्हीं दो आसन्न भुजाओं को मैं बराबर प्रूव कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज, है ना। सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और समांतर चतुर्भुज तो ऑलरेडी दिया है, अर्थात आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो यही काम करना है। और यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज पहले प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है,
डायरेक्ट हम कर सकते हैं। और एक बात कि यहाँ दूसरा विकर्ण नहीं दिया है, तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है उन्हें 90 डिग्री प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम इसके एडजेसेंट साइड्स को बराबर प्रूव कर दें तो ये ABCD क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। तो चलिए पहला पॉइंट पहले प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं। तो हल करते हैं इसे। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, अब यहीं से एक पॉइंट हमें मिल गया, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण DAC बराबर कोण BAC। ऐसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। कोण DAC बराबर कोण BAC, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, अब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। इसीलिए अगर ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और ABCD के समांतर हो जाएगा और AC जो है तिर्यक रेखाएं इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, इसी प्रकार ये वाला एंगल बराबर नीचे वाला एंगल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक अंतर अंतर कोण बनाते हैं, तो इसीलिए AB समांतर CD तथा AC तिर्यक रेखा है, अतः हम लिख सकते हैं कोण DAC बराबर कोण BCA, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल BCA, और ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण। ये पेन का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, अर्थात टैब पे जब मैं लिखता हूँ तो इसलिए थोड़ा मोटा हो जाता है इसका, तो कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा दबा कर ना करूँ, इससे ज़्यादा दबा कर ना लिखूँ, लेकिन वो बार बार हो ही जाता है। एकांतर अंतःकोण, और इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। और इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि कोण BAC ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, अर्थात DCA, तथा कोण BAC बराबर कोण DCA, और ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है। ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब यदि हम देखें समीकरण 1, 2 और 3 में, यहाँ DAC बराबर BAC दिया है, और यहाँ DAC बराबर क्या दिया है, BCA, और यहाँ BAC बराबर क्या दिया है, DCA। इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें तो हम लिख सकते हैं कि कोण DAC सारे बराबर हो जाएंगे ना, सारे एंगल्स जो हैं वो बराबर हो जाएंगे, तो लिख सकते हैं समीकरण, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है, समीकरण 1, 2 तथा समीकरण 3 से हम प्राप्त करते हैं कोण DAC बराबर कोण BAC बराबर कोण BCA बराबर कोण DCA। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 4। इस प्रकार
हम यहीं से लिख सकते हैं क्या कि डी सी ए बराबर किसके हैं, बी सी ए के। ये दोनों परस्पर बराबर हो जाएंगे। इस प्रकार कोण डी सी ए इज इक्वल टू कोण बी सी ए। अब इन दोनों को हमने बराबर प्रूव कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि ए सी विकर्ण जो है वो कोण सी को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, तभी तो ये बराबर ये आ गया। ठीक है, अतः विकर्ण ए सी कॉमा कोण सी को भी समद्विभाजित करता है। और यहां लिख लीजिएगा इति सिद्धम। अब चलिए अगला पॉइंट प्रूव करते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एक समचतुर्भुज है। अब इसे नेक्स्ट पेज पे करा रहा हूं, इसलिए यहाँ पर एक बार फिर से फिगर बना लेता हूँ, जिससे कि बार बार हमें देखना ना पड़े और आपको क्लियरली समझ में आए। ठीक है, तो ये त्रिभुज, सॉरी यहाँ दो त्रिभुज बन रहे हैं और त्रिभुज की सहायता से इसे प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। ए बी सी डी है और अभी हमने प्रूव कर लिया था कि ये चारों कोण क्या हैं, परस्पर बराबर हैं, तो इन दोनों कोणों को हमने बराबर लिख दिया था उसी की सहायता से। अब यहाँ पर अगर कोई मैं त्रिभुज लूँ, अभी हमने प्रूव किया है कि चारों एंगल्स क्या हैं, बराबर। यहाँ जो भी चार एंगल्स बन रहे हैं वो बराबर हैं। तो अगर मैं एक कोई भी त्रिभुज लूँ, मान लीजिए ए बी सी लेता हूँ या तो ए डी सी लेता हूँ, तो ये एंगल बराबर ये एंगल लिख सकता हूँ, है ना। चारों को अगर हमने बराबर प्रूव किया था तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। और अगर ये त्रिभुज ले रहा हूँ, तो यदि किसी त्रिभुज में दो जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तो उनके सम्मुख जो भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर हो जाती हैं, अर्थात ये बराबर ये हो जाएगा। ठीक, तो ये आसन्न भुजाएं यहाँ से बराबर हो जाएंगी। तो इसी की सहायता से हम लिख सकते हैं कि ये जो समांतर चतुर्भुज दिया है वो क्या है, समचतुर्भुज है। तो यही करना है हमें। तो चलिए यहाँ से त्रिभुज ये लिख लेता हूँ, एंगल भी ये ऐसे ही आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको नोट नहीं करना है। ठीक है, तो डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। ये समीकरण 4 में हम प्रूव कर चुके हैं। तो अब लेते हैं हम त्रिभुज, सेकंड वाला पॉइंट प्रूव कर रहा हूँ। त्रिभुज ए डी सी में ए डी सी ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम इसकी सहायता से लिख सकते हैं कि कोण डी ए सी बराबर कोण डी सी ए, ये परस्पर में बराबर हो जाएंगे। और ये क्या है, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। ये हम लिख सकते हैं, इसका रीजन क्या, समीकरण 4 से। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की दो कोण अगर बराबर होते हैं तो उनके सामने के भुजाएं जो होंगी वो क्या होंगी, परस्पर बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए इसके सामने की भुजा डी ए सी के सामने की भुजा क्या है, सी डी। सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कोण के सामने की भुजा क्या है, ए डी। ए डी, अब इसका रीजन लिख लेते हैं। बराबर कोणों की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये त्रिभुज की बात कर रहा हूं, तो आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं त्रिभुज, किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ऊपर बता चुका हूं कि त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, अब ये बना लीजिए आप समीकरण नंबर 5। और ए बी इज इक्वल टू सी डी तथा ए डी इज इक्वल टू सी बी। ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इज इक्वल टू सी बी या बी सी, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज ऑलरेडी दिया हुआ था। तो इससे बना लीजिए समीकरण नंबर 6, इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 7। इसका रीजन लिख सकते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब सेम वही करना है हमें,
कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ सी डी इज इक्वल टू ए डी दिया है और यहाँ सी डी इज इक्वल टू ए बी दिया है ना, और यहाँ ए डी इज इक्वल टू क्या दिया है, सी बी, और यहाँ ए डी इज इक्वल टू सी डी दिया है। तो अगर कंपेयर करें इन तीनों समीकरणों की तो हम लिख सकते हैं समीकरण 5, 6 और समीकरण 7 से हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। अब चारों भुजाओं को हमने क्या प्रूव कर लिया, बराबर है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। अब यहाँ हमें दूसरा अगर विकर्ण दिया होता तो यहाँ जो बनने वाले एंगल्स हैं उन्हें भी हमें 90 डिग्री प्रूव करना पड़ता, तब जाके क्या बनता, समचतुर्भुज लिखते हैं इसे, ठीक है। अर्थात तब उसके बाद 90 डिग्री प्रूव करने के बाद इसे हम समचतुर्भुज प्रूव कर पाते, समचतुर्भुज है। तो ये वाला प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है ABCD एक समचतुर्भुज है, दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। इस प्रश्न में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, तो इसका एक फायदा है। वो क्या फायदा है, चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिगर दिया नहीं है। तो एक कोई समचतुर्भुज बना लेते हैं और इसके विकर्ण भी बना लेते हैं, क्योंकि यही हमें प्रूव करना है कि विकर्ण जो है वो कोणों को समद्विभाजित कर रहा है। इसका नाम दे देते हैं ABCD और ये O बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AC जो है, AC वो इस कोण को भी समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण, और जो विकर्ण BD है वो D कोण को भी समद्विभाजित कर रहा है और इस कोण को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि समचतुर्भुज है, तो जब हम कोणों को बराबर सिद्ध करेंगे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे हमें। दो त्रिभुज जब लेंगे तो यहाँ पर एक फायदा ये है कि हम आसन्न भुजाओं को बराबर ले सकते हैं सर्वांग सम प्रूव करने के लिए दो त्रिभुजों को। तो आसन्न भुजाओं को अगर हम बराबर लेंगे तो इसके जो संगत कोण होंगे, जब हम इसे सर्वांग प्रूव कर लेंगे तो संगत कोण अर्थात ये कोण बराबर ये कोण प्रूव कर पाएंगे और ये कोण बराबर ये कोण। इसी प्रकार इधर के त्रिभुज लेंगे तो ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण। तो समचतुर्भुज होने का ये फायदा है। अब इसे लगाने की दो मेथड है। एक मेथड तो आपको मैं यहीं बता दे रहा हूँ और दूसरा मेथड का जो सोल्यूशन है वो आप कॉमेंट करके बताइएगा, तो उसकी इमेज जो है मैं कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जुड़े हैं तो वहाँ भी अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर सॉल्व कराऊंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले मेथड से मैं बता रहा हूँ आपको। तो दिया है ABCD, यहाँ हल लिख लीजिएगा। ABCD एक समचतुर्भुज है। और हमें सिद्ध करना है विकर्ण AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करता है, अर्थात हम लिख सकते हैं इसे AC जो है वो कोण A को समद्विभाजित कर रहा है AC, तो DAC बराबर BAC, तो कोण DAC बराबर कोण BAC और
AC जो है वो कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात कोण DCA, कोण DCA बराबर कोण BCA, कोण BCA। और आगे भी कह रहा है तथा विकर्ण BD, विकर्ण BD कोण B और कोण C को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है, अर्थात ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि कोण CDB, कोण CDB इज इक्वल टू कोण ADB, कोण ADB और कोण ABD, कोण ABD बराबर कोण CBD, कोण CBD। यही हमें प्रूव करना है। अब इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं। किस प्रकार से प्रूव करेंगे? सर्वांग सम त्रिभुजों को बराबर प्रूव करते हुए, अर्थात दो त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करते हुए इसे हम प्रूव करेंगे। तो दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में। अब जिस पैटर्न में मैं ले रहा हूं वैसे ही आवश्यक नहीं है। एग्जाम टाइम में आप याद करके तो जाएंगे नहीं ना, तो आप कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ ABC और ADC, ये दोनों त्रिभुज। यहाँ देखते हैं क्या क्या बराबर आता है। तो AB बराबर AD, जैसा कि मैंने बताया था आसन्न भुजाओं को मैं बराबर लूंगा, तो AB इज इक्वल टू AD। ये क्या है? समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। तो जो आसन्न भुजाएं होती हैं वो भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना। तो यहाँ लिख सकता हूँ समचतुर्भुज की भुजाएं। ऐसा क्यों ले रहा हूँ? जिससे ये एंगल बराबर, जब मैं सर्वांग सम प्रूव कर लूंगा तो संगत कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये कोण बराबर ये कोण आ जाएगा। तो समचतुर्भुज की भुजाएं और क्या बराबर है? एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अब ये कैसे होगा? ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, तो ये कोण बराबर ये कोण। ये समचतुर्भुज है तो बराबर तो होंगे ही। अगर समान समचतुर्भुज भी क्या है? समांतर चतुर्भुज भी है ना। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ही समचतुर्भुज आता है। और समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। तो हम लिख सकते हैं ये एंगल बराबर ये एंगल। तो इसलिए क्या लिख लेंगे इसका रीजन? समचतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और तीसरा BC इज इक्वल टू CD। BC इज इक्वल टू CD, ये भी क्या है? समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं। तो ये भी हम लिख लेते हैं सम चतुर्भुज की भुजाएं। सारी भुजाएं परस्पर बराबर हैं तो आसन्न भुजाओं को भी हम बराबर लिख सकते हैं। अब तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है, तो ये कौन से नियम से हम लिख सकते हैं इन दोनों को सर्वांग सम? इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के, और ये SAS नियम से हुआ है, साइड एंगल साइड नियम से। अब CPCT की सहायता से देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिया है। तो CPCT की सहायता से हम लिख सकते हैं कि एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC और एंगल DCA बराबर BCA। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने जो भुजाएं ली थी वो क्या ली थी? आसन्न भुजाएं ली थी। इसलिए ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, और ये एंगल तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इसके बराबर ही है। ठीक है, और कोई भुजा बचती है तो वो भी क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी परस्पर। ठीक है, संगत भुजाएं। तो ये तो कॉमन साइड है ही,
तो इसे लेते हुए भी हम इसे प्रूव कर सकते थे, वैसे कोई बात नहीं है। चलिए यहाँ आप चाहे तो ट्रिपल एस से भी इसे प्रूव कर सकते हैं। जैसे ये भुजा ए सी जो है वो इन दोनों में कॉमन आ रहा था ना, तो ट्रिपल एस से भी इसे कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने कोण लिया है, ठीक। तो चलिए अब आगे इससे लिखते हैं। दोबारा मैं लिख लेता हूँ इससे, जिससे कि यहाँ क्लियर रहे आपको। त्रिभुज ए बी सी जो है हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, किससे? त्रिभुज ए डी सी के। और कौन से नियम से किया था? एस ए एस नियम से। तो हम सी पी सी टी की सहायता से जो संगत कोण है उन्हें बराबर लिख सकते हैं। अतः कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी, ये हो जाएगा सी पी सी टी से। और इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। और कोण बी सी ए बराबर कोण डी सी ए, ये भी किससे हो जाएगा? सी पी सी टी से। इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं, अगर ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो कोण A को भी समद्विभाजित कर रहा है और कोण C को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो इससे हम ये पॉइंट प्रूव कर लेंगे, ठीक है। विकर्ण AC कोण A तथा कोण C दोनों को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। फर्स्ट पॉइंट प्रूव हो गया। अब चलिए सेकंड पॉइंट को, जिस प्रकार से हमने ये पूरा प्रूव किया वैसे ही उसे भी करेंगे। तो चलिए यहाँ फिगर बना लेता हूँ, जिससे कि बार बार हमें पीछे ना जाना पड़े फिगर को देखने के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से था ये ए बी सी डी, ये पॉइंट 2 है। अब हम इन 2 त्रिभुजों को ले चुके हैं। अब हमें अगर ये बराबर ये और ये बराबर ये प्रूव करना है, तो 2 त्रिभुज लेंगे डी ए बी। तो ये कोण और ये कोण यहाँ आ जाएगा, और डी सी बी अगर लूँ तो ये कोण बराबर ये कोण, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण। और यहाँ भी हमें क्या करना है? आसन्न भुजाओं को ही लेना है, दोनों को सर्वांग सम प्रूव करने के लिए। तो 2 त्रिभुज कर लेंगे। अब त्रिभुज डी ए बी तथा त्रिभुज डी सी बी में यहाँ देखते हैं क्या क्या बराबर आता है। ए बी इज इक्वल टू बी सी, आसन भुजाएं ले रहा हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, समचतुर्भुज की भुजाएं। और यहाँ चलिए मैं ट्रिपल एस से लूँगा, तो ये बी डी जो है, बी डी इज इक्वल टू डी बी। ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ, आप चाहे तो कोण भी ले सकते हैं, ठीक। ये कोण बराबर ये कोण, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा जो है हम लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये भी आसन्न भुजाएं हैं। ए डी इज इक्वल टू डी सी, ये समचतुर्भुज की भुजाएं, समचतुर्भुज की भुजाएं। अब 3 क्राइटेरिया यहाँ भी पूरा कर लिया, इसलिए लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज डी ए बी सर्वांग सम है त्रिभुज डी सी बी के। और ये कौन से नियम से हमने किया है? ट्रिपल एस से, ट्रिपल एस नियम से। अब 2 त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव कर लिया है, तो संगत जो कोण होंगे ये बराबर ये हो जाएगा और ये बराबर ये, और यही हमें प्रूव करना है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं, अतः कोण ए बी डी बराबर सी बी डी, कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी, और ये होगा सी पी सी टी से।
इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 3। और ए डी बी बराबर सी डी बी, और कोण ए डी बी बराबर कोण सी डी बी। ये भी किस नियम से हुआ है? सीपीसीटी से। ये बन गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से हम कह सकते हैं ये बराबर ये आ रहा है और ये बराबर ये आ रहा है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, 3 तथा समीकरण 4 से विकर्ण बी डी कोण बी तथा कोण डी दोनों को समद्विभाजित करता है। और यहां आप लिख लीजिएगा इति सिद्धम। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको सेकंड मेथड से भी चाहिए इसका सॉल्यूशन तो आप बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करके उसे उसकी इमेज जो है वो कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब कम्युनिटी में, वहां से आप देख लीजिएगा। तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, ABCD एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि, पहला पॉइंट प्रूव करना है हमें, ABCD एक वर्ग है, और सेकंड पॉइंट है विकर्ण BD दोनों कोणों B और D को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रश्न में फिगर नहीं बनाया है, तो पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि इसे किस प्रकार से हल किया जाए। तो ABCD एक आयत है, तो आयताकार एक आकृति बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं, और इसके विकर्ण हम खींच लेते हैं जो कि O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसका नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। अब सबसे पहला प्रश्न जो उठता है वो ये कि ABCD एक आयत है, तो क्या वह एक वर्ग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अगर ये वाला पॉइंट दिया हो। इसमें दिया है विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, अर्थात AC जो है वो इसे भी समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात ये कोण बराबर ये कोण, और इसी प्रकार C को भी समद्विभाजित कर रहा है, अर्थात ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। ठीक है, तो इसी की सहायता से हम दो त्रिभुज ऐसे लेंगे जिन्हें सर्वांगसम प्रूव करके उनकी आसन्न भुजाओं को भी बराबर प्रूव कर पाए। अब यहाँ यदि मैं ADC एक त्रिभुज लेता हूँ और ABC एक त्रिभुज लेता हूँ, तो इसमें आसन्न भुजाएं मुझे मिलेंगी AD और AB, और इसमें भी मिल जाएगा CD और CB। अगर इन दोनों को मैं बराबर या इन दोनों को बराबर और इन दोनों को बराबर प्रूव कर लूँ, और आयत में मुझे पता है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो यहाँ से एक समीकरण मिल जाएगा। और अगर आसन्न भुजाओं को भी बराबर प्रूव कर ले रहा हूँ, तो हम कंपेयर करके, तुलना करके ये ज्ञात कर सकते हैं कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। और यही अगर प्रूव कर लिया तो ये जो आयत है वो क्या हो जाएगा? वर्ग। ठीक है, तो किस प्रकार से करेंगे चलिए देखते हैं हल करके इसे। हल करते हैं और जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है ABCD एक आयत है, अर्थात हम लिख सकते हैं इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू CD या DC तथा AD इज इक्वल टू BC। AD इज इक्वल टू BC, इसे बना लीजिए समीकरण नंबर 1। आगे इसे काम मिलाएंगे हम। और दूसरा भी दिया हुआ है पॉइंट, विकर्ण AC दोनों कोणों A और C को समद्विभाजित करता है, तो तथा विकर्ण AC कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। अब यहां से हमें एक और पॉइंट मिलेगा, वो क्या?
ये कोण बराबर ये कोण, अर्थात मैं लिख सकता हूँ DAC बराबर BAC। इसी प्रकार ये कोण बराबर ये कोण, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ DCA बराबर BCA। तो यही लिखेंगे हम, अर्थात कोण DAC बराबर कोण BAC तथा कोण DCA बराबर कोण BCA। अब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो सिद्ध करना है वो भी लिख लेते हैं हम। सिद्ध करना है, पहला पॉइंट हमें सिद्ध करना है ABCD एक वर्ग है, अर्थात अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यदि चारों भुजाओं को हम बराबर प्रूव कर लें तो क्या हो जाएगा, ABCD एक वर्ग प्रूव हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। और दूसरा पॉइंट जो हमें प्रूव करना है, विकर्ण BD कोण B तथा कोण D को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। अब हम उपपत्ति कर लेते हैं। उपपत्ति, अब जैसा कि मैंने बताया था आपसे कि यदि दो त्रिभुज ऐसे ले हम जिनमें आसन्न भुजाएं आ जाएं, तो यहाँ से मैं ADC और ABC ले रहा हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज ADC तथा, ये पहला पॉइंट प्रूव कर रहे हैं ना कि ABCD एक वर्ग है, तो तथा त्रिभुज ABC में, अब इन्हें हमें सर्वांग सम प्रूव करना है। तो किस प्रकार से कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है, देखिए ADC और ABC, ये कोण बराबर ये कोण, ठीक, और ये कोण बराबर ये कोण, और ये जो भुजा है AC, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों त्रिभुजों में। तो मैं एंगल फिर साइड फिर एंगल फिर एंगल फिर साइड फिर एंगल, तो एंगल साइड एंगल एंगल साइड एंगल से इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव करेंगे। तो यही करते हैं। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख लेंगे कि कोण DAC बराबर कोण BAC, ये समीकरण 2 से हमने लिखा, समीकरण 2 से। और फिर AC बराबर CA, ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ भुजा। और यहीं से DCA इज इक्वल टू BCA, ये कोण बराबर ये कोण, तो कोण DCA बराबर कोण BCA, ये भी समीकरण 2 से। अब दोनों त्रिभुजों के हमने 3 क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं, तो हम लिख सकते हैं, यहीं लिख लेते हैं, इसीलिए त्रिभुज ADC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ABC के। ये कौन से नियम से हमने किया है, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल नियम से। अब CPCT की सहायता से मैं लिख सकता हूं कि AD बराबर AB और CD बराबर BC। अब चूंकि हमने यहाँ ये कोण बराबर ये कोण लिया था, इसलिए संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये भुजा और ये भुजा संगत हो जाएगी। इसी प्रकार यहाँ ये कोण बराबर ये कोण प्रूव किया था, तो इसलिए ये संगत भुजा बराबर इसकी संगत भुजा क्या हो जाएगी, BC। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि AD बराबर AB, सॉरी इधर लिखते हैं चलिए जिससे क्लियर रहे, ठीक है। तो AD बराबर AB, ये है CPCT से, और इसी प्रकार CD बराबर BC, CD बराबर BC, ये भी CPCT से। अब इससे बना लीजिए आप समीकरण नंबर, यहाँ 2 ऑलरेडी बन चुका था, तो 3 और इससे 4।
अब चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ जो पहला समीकरण मैंने बनाया था, यहाँ दिया था ए बी इज इक्वल टू सी डी, और यहाँ देखिए ए बी इज इक्वल टू ए डी दिया है, और यहाँ ए डी इज इक्वल टू बी सी दिया है, और बी सी इज इक्वल टू यहाँ क्या दिया है, सी डी, है ना। तो अगर इन तीनों मैं समीकरणों को कंपेयर करूं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1, 3 तथा समीकरण 4 से मैं लिख सकता हूँ कि इन तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन है आपस में, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, और यही हमें प्रूव करना था। अगर ये हमने प्रूव कर लिया तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए बी सी डी ए वर्ग है। अब यहाँ यदि ए बी सी डी एक वर्ग है तो प्रश्न संख्या 5 जो मैंने कराया है उसमें हमें पता है कि अगर कोई वर्ग होता है तो उसके जो विकर्ण होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ हमें समकोण की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम सिर्फ लिख सकते हैं कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, आगे हमें काम आएगा क्या प्रूव करने में, यही कि बी डी जो है विकर्ण बी डी दोनों कोणों बी और डी को समद्विभाजित करता है। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब यहाँ भी मैं ऐसे फिगर को ना ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि बार बार पिछले पेज पे ना जाना पड़े। तो इस प्रकार से फिगर था, ये ओ था, ये ए बी एंड सी डी। चलिए यहाँ इस पॉइंट को भी लिख लेता हूँ, इसीलिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी तथा ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। अब इसे भी समीकरण 5 बना लीजिए, क्योंकि समीकरण 4 तक तो ऑलरेडी यहाँ बन चुका था, अब ये भी आगे काम आएगा। अब इसका रीजन लिख लेते हैं, वर्ग के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, चूंकि हम वर्ग से ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं तो इसलिए ये भी लिख सकते हैं। तो अब चलिए दूसरा पॉइंट हम प्रूव करेंगे। अब दूसरे पॉइंट को प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि बी डी जो है विकर्ण वो इस एंगल को भी बराबर भागों में काट रही है और इस एंगल को भी बराबर भागों में काट दे रही है। तो दो ऐसे त्रिभुज लें जिसमें ये दोनों एंगल आ जाए, तो ए ओ बी और सी ओ बी अगर ले रहा हूं तो ये दोनों एंगल आ रहे हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को अगर किसी प्रकार से मैं सर्वांग प्रूव कर दूं तो ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएंगे संगत कोण, है ना। तो चलिए इसे करते हैं, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ बी में अब देखते हैं किस प्रकार से इसे सर्वांग प्रूव करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, चूंकि हम वर्ग प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, तो वर्ग की भुजाएं, इसमें आसन्न भुजाएं भी बराबर होती हैं और सम्मुख भुजाएं तो बराबर होती हैं, और बी ओ इज इक्वल टू ओ बी, बी ओ इज इक्वल टू ओ बी, इन दोनों में कॉमन आ रहा है तो उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। और तीसरा पॉइंट ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये समीकरण 5 से ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, समीकरण 5 से। अब इतना हो गया तो हम लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों को कि ये सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए इसे लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ बी के। और कौन से नियम से हमने किया, ट्रिपल एस से, तो ट्रिपल एस नियम से। अब यदि इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम प्रूव कर लिया है तो हम लिख सकते हैं
कोण ओ बी सी बराबर ओ बी, सॉरी, कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ बी सी, ये कोण बराबर ये कोण संगत कोण होंगे, और ये कोण बराबर ये कोण बट रहा है, तो अर्थात ये जो बी डी है वो इसे समद्विभाजित कर रहा है। पहले ये प्रूव कर लेते हैं, फिर ये दो त्रिभुज लेके इसे भी प्रूव कर लेंगे। तो चलिए, तब कोण ओ बी ए बराबर कोण ओ बी सी, ये हो जाएगा सी पी सी टी से। यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि बी ओ, बी ओ, या इसे मैं पूरा बी डी, क्योंकि यही तो बी ओ ही बढ़ता हुआ कहाँ गया है, डी तक, बी ओ या बी डी कोण बी को समविभाजित करता है, समविभाजित करता है। अब इसी प्रकार अगले दो त्रिभुज ले लेंगे हम। इसी प्रकार एक त्रिभुज ए ओ डी और दूसरा सी ओ डी। त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, अब यहाँ भी देखते हैं क्या क्या क्या, मतलब क्या क्या पॉइंट्स लें जिससे कि ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए या सर्वांगसम प्रूव हो जाए। तो ए डी इज इक्वल टू सी डी, ये भी वर्ग की भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं हैं लेकिन वर्ग की भुजाएं इसलिए बराबर होंगी। ए डी इज इक्वल टू सी डी वर्ग की भुजाएं, और ओ डी इज इक्वल टू डी ओ, ये कॉमन है इन दोनों त्रिभुजों में, तो उभयनिष्ठ भुजा। अब तीसरा पॉइंट लेना है, यहीं ले रहा हूँ, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे इसे नेक्स्ट पेज पे। तथा ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये समीकरण 5 में है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, समीकरण 5 से। अब तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है तो लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम है त्रिभुज सी ओ डी के, और ये कौन से नियम से हुआ है, ट्रिपल एस नियम से, ट्रिपल एस नियम से। अब इतना हो गया तो हम लिख सकते हैं कि कोण ए डी ओ बराबर सी डी ओ, ये कोण और ये कोण संगत कोण हो जाएंगे, यहां भी आ रहा है ना ए डी ओ और सी डी ओ, तब कोण ए डी ओ बराबर कोण सी डी ओ, ये किससे हुआ, सी पी सी टी से। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। हम यहां लिख सकते हैं, यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है डी ओ, देखिए चित्र में डी ओ या फिर डी बी या बी डी है ना, डी ओ या डी बी कोण डी को समद्विभाजित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि बी डी दोनों कोणों, अब हमने दोनों तरीके से प्रूव कर लिया ना, तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए बी डी जो है वो इसे भी बराबर भागों में बांट रहा है और इसे भी, हालांकि हमने क्या किया, दो अलग अलग त्रिभुज लेते हुए ये हमें प्रूव करना पड़ा, लेकिन एक ही लाइन थी ना, तो बी डी जो है वो इसे भी समद्विभाजित कर रहा है और इसे भी, तो इसीलिए बी डी दोनों कोणों बी और डी को
समद्विभाजित करता है। अब ये प्रूव हो गया तो लिख लीजिए इति सिद्धम, हमने प्रूव कर लिया। तो चलिए आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रहा है, अब प्रश्न ही ऐसे इसमें दिए गए हैं कि काफ़ी टाइम हो जाता है, मुझे भी बहुत रात हो जाती है वीडियो बनाते बनाते। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण PD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP इज इक्वल टू BQ है। देखिए चित्र में दिखाया गया है कि DP इज इक्वल टू BQ, और दर्शाइए कि अब यहाँ पर बहुत सारे 5 पॉइंट्स को हमें प्रूव करना है। तो ये देखकर लगता होगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन उतना बड़ा प्रश्न नहीं है। ठीक है, कैसे? क्योंकि अगर मैंने इससे प्रूव कर लिया, इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर लिया, तो यहीं से मुझे मिल रहा है AP इज इक्वल टू CQ, तो ये नेक्स्ट वाला पॉइंट प्रूव हो जाएगा। और इसी प्रकार अगर इन दोनों को मैंने सर्वांग सम प्रूव कर लिया तो AQ इज इक्वल टू CP, ये CPCT से होगा ना, तो यहाँ फोर्थ वाला पॉइंट प्रूव हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा। APCQ को एक समांतर चतुर्भुज, अर्थात जो अंदर चतुर्भुज बन रहा है उसे हमें समांतर प्रूव करना है। अब यहाँ फिगर में मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जिससे कि आगे क्लियर रहे। अब यहाँ दिया हुआ है कि समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, अर्थात ABCD। तो ABCD अगर समांतर चतुर्भुज है तो इसकी जो सम्मुख भुजाएं होंगी वो बराबर तो होंगी ही, और क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी या समांतर होंगी। अब यहाँ अगर मैं AD समांतर BC लूँ और BD जो है वो तिर्यक रेखा है, तो यहाँ बनने वाला एंगल और यहाँ बनने वाला एंगल क्या होगा? बराबर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ADB इज इक्वल टू CBD, है ना। या अगर इसे शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो ADP, क्योंकि यहीं पे पॉइंट समाप्त हो जा रहा है, CBQ। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर यहाँ से मैं एंगल लूँ तो CDP इज इक्वल टू ABQ। अब ये जब लिखूंगा तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। तो चलिए, ये किस प्रकार क्यों ऐसा कर रहे हैं वो आगे हमें त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करने में काम आएगा। तो चलिए पहले इसे हल करते हैं तो ज़्यादा क्लियरली आपको समझ में आएगा। दिया है समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित है कि DP इज इक्वल टू BQ, ये दिया हुआ है। अब चूंकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए AD समांतर BC तिर्यक रेखा BD जो है वो इन्हें प्रतिच्छेद करती है। BD इन्हें प्रतिच्छेद करती है, तब हम लिख सकते हैं ADB, ये क्या है? CBD। ये दोनों एंगल क्या है? एकांतर अंतःकोण। हमें पता है कि अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ एकांतर अंतःकोण बनते हैं, बहुत सारे कोण बनते हैं, लेकिन यहाँ हमारे काम का क्या है? एकांतर अंतःकोण ही है। और अगर मैं ADB को ADP भी लिखूँ तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कोण ADP इज इक्वल टू, यहाँ से CBQ आ जाएगा, कोण CBQ
क्यू। इसी प्रकार यहाँ से अगर मैं सी डी पी लूँ, कोण सी डी पी इज इक्वल टू, यहाँ से मुझे मिल जाएगा ए बी क्यू, कोण ए बी क्यू। इन दोनों को आप बना लीजिए, नहीं अलग अलग ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, वरना एक में कंफ्यूजन होगा। इसे समीकरण नंबर 1, इसे समीकरण नंबर 2। और ये दोनों कोण क्या हैं? एकांतर अंतः कोण, और ये भी क्या है? एकांतर अंतः कोण। अब इनका उपयोग हम आगे कर सकते हैं जब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। क्यों? वो आप क्वेश्चन देख के समझ जाएंगे, ठीक है। या आप इन्हीं पॉइंट्स को आगे चल के भी जब सर्वांग सम प्रूव करेंगे तो भी लिख सकते हैं। इसे मैंने स्टार्ट में लिख दिया, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं जब दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम प्रूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो चलिए अब सिद्ध फर्स्ट वाला पॉइंट करते हैं। पहला जो है वो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के। अब यहाँ पर समझ लेते हैं ए पी डी ये वाला त्रिभुज, सी क्यू बी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें सर्वांग सम प्रूव करना है। तो यहाँ एंगल्स काम आ जाएंगे, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, अभी हमने प्रूव किया था समीकरण 1 में, और ये भुजा बराबर ये भुजा ना। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और शुरू में ही दिया है कि बी क्यू इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, है ना। तो ये भुजा और ये कोण और ये कोण, फिर ये भुजा और ये भुजा, तो क्या हो जाएगा? साइड एंगल साइड से। तो चलिए फिर इसे प्रूव करते हैं हम। अब जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम प्रूव करना होता है वही त्रिभुज हम लिख भी लेते हैं। अब त्रिभुज ए पी डी और त्रिभुज सी क्यू बी में डी पी इज इक्वल टू बी क्यू। सॉरी, डी को मैं कभी कभी बी लिख देता हूँ, ये मेरी मिस्टेक है, या बी को मैं डी लिखता हूँ, फिर डी को या तो बी लिख देता हूँ बोलते बोलते। ये दिया हुआ है और एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, ये हम प्रूव कर चुके हैं, अर्थात एकांतर अंतः कोण है। कौन सा? समीकरण 1 से ए डी पी इज इक्वल टू सी बी क्यू। इसे समीकरण 1 से आप ये भी लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण, ठीक, या इतना भी लिखेंगे कि समीकरण 1 से तो भी चलेगा। और ए डी इज इक्वल टू बी सी, जैसा कि मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब 3 क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए पी डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी क्यू बी के, और ये कौन से नियम से हुआ है? साइड एंगल और फिर साइड, तो साइड एंगल साइड नियम से। इसे लिख लीजिए इति सिद्धम, क्योंकि फर्स्ट वाले में हमें बस इतना ही करना था। अब ये हो गया। सेकंड वाला पॉइंट जो हमें प्रूव करना है वो है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। फिगर में देख लीजिए, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये भुजा बराबर ये भुजा। अब देखिए यही त्रिभुज और ये त्रिभुज मैंने लिया था, तो इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर चुका हूँ, तो इसकी ये संगत भुजा होगी और इस त्रिभुज की ये संगत भुजा, तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू हमें वहीं से मिल जाएगा। तो इसीलिए
चूंकि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी क्यू बी के, इसका रीजन लिख लीजिएगा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है, ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। तो इसीलिए मैं लिख सकता हूं कि AP इज इक्वल टू सी क्यू। ये किससे होगा, यहां भी दिख रहा है AP इज इक्वल टू सी क्यू, तो ये CP CT से हो जाएगा। ये हो गया, ये भी प्रूव हो गया। अब चलिए अगला प्रूव करते हैं हम। अब नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लें तो थर्ड वाला जो प्रूव करने के लिए दिया है, सिद्ध करना है त्रिभुज AQB सर्वांग सम है त्रिभुज CPD के। अब फिगर में आप एक बार देख लीजिए, ABQ ये वाला और CPD ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें सर्वांग सम प्रूव करना है। तो ये भुजा बराबर ये भुजा स्टार्टिंग में ही दिया है, DP इज इक्वल टू BQ, और ये भुजा AB इस भुजा के बराबर आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं ये, और कोण जो है वो बराबर आ जाएगा ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, जैसा कि एकांतर अंतः कोण यहाँ हमने निकाला हुआ है ना, CDP ये वाला एंगल और ABQ ये वाला एंगल, ये दोनों एकांतर अंतः कोण समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों को भी हम सर्वांग सम प्रूव कर लेंगे। तो थर्ड वाला हम चलिए करते हैं, BQ। अच्छा पहले लिख लेते हैं किस त्रिभुज में ले रहे हैं। अब त्रिभुज AQB तथा त्रिभुज CPD में BQ बराबर DP, ये CPCT से, सॉरी CPCT से नहीं, ये दिया गया है। काफ़ी टाइम हो गया है इसलिए थोड़ा नींद जैसा आ रहा है मुझे, इसलिए गड़बड़ियाँ हो रही हैं। DP ये दिया हुआ है और एंगल हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है समीकरण 2 में, तो लिख सकते हैं एंगल ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP। अब इसे लिख लीजिए समीकरण 2 से, या फिर आप आगे लिख सकते हैं एकांतर अंतः कोण भी, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण ही बना रहे हैं, और फिर AB इज इक्वल टू CD, ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। सम्मुख भुजाएं। अब 3 क्राइटेरिया इसमें भी हमने पूरा कर लिया है, तो लिख सकते हैं इसीलिए त्रिभुज AQB सर्वांग सम होगा त्रिभुज CPD के। और ये कौन से नियम से हुआ है, सेम साइड एंगल साइड से, तो साइड एंगल साइड नियम से, नियम से ये भी हमने इति सिद्धम कर लिया। अब इसका नेक्स्ट वाला प्रूव करें तो चौथा हमें प्रूव करना है AQ इज इक्वल टू CP। अब यहाँ सीधे दिख रहा है AQ इज इक्वल टू CP, तो यही रीज़न लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज AQB सर्वांग सम त्रिभुज CPD ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। किया जा चुका है। इसीलिए AQ इज इक्वल टू CP और ये हो जाएगा CPCT से। तो ये भी प्रूव हो गया। अब लास्ट वाला पॉइंट बचता है
ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए उसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। पांचवा पॉइंट जो है उसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं। चलिए पहले समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है, हमें क्या प्रूव करना है। ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है। इसके लिए पहले हम फिगर देख लेते हैं। अब देखिए ए बी सी डी तो ऑलरेडी एक समांतर चतुर्भुज दिया था। अब ए पी सी क्यू जो अंदर वाला चतुर्भुज है उससे हमें समांतर चतुर्भुज प्रूव करना है। इसके लिए दो तरीके हैं। अब भी हमने प्रूव किया था कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, है ना, ये प्रूव किया था। तो ए पी इज इक्वल टू सी क्यू सामने वाली भुजा और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये भी सम्मुख भुजाएं हैं। तो सम्मुख भुजाएं अगर बराबर हैं तो हम सीधे लिख सकते हैं कि ए पी सी क्यू क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का भी यही वो होता है ना कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम इसे सीधे सीधे समांतर चतुर्भुज वहीं पर लिख सकते हैं, इसकी और इसकी सहायता से। और दूसरा जो तरीका है, जो लॉन्ग तरीका है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसे समांतर भी प्रूव करना पड़ेगा। भुजाएं तो समान हैं, ये मिल जाएंगी यहाँ से, लेकिन इन्हें समांतर भी प्रूव करना पड़ेगा। समांतर प्रूव करने के लिए यहाँ क्या लेंगे, दो त्रिभुज ए क्यू पी और सेम सी पी क्यू ले लिया। अब इन दोनों को हम सर्वांग सम प्रूव करेंगे। सर्वांग सम प्रूव करने के लिए अब देखिए ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, और ये भुजा इन दोनों में कॉमन आ रही है। तो साइड से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो जाएंगे और इसके जो संगत कोण होंगे वो भी बराबर हो जाएंगे। अर्थात ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। ये अगर प्रूव कर लिया मैंने एक साइड का ही, तो क्या होगा कि ए पी बराबर क्यू सी है, ठीक, और क्यू पी जो है इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाएगा एक्चुअली में, एकांतर अंतः कोण। अगर ये दोनों कोण बराबर हैं तो एकांतर अंतः कोण ही कहलाएंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं कि ए पी और क्यू सी क्या है, समांतर है। तो ऐसे करके भी इसे प्रूव कर सकते हैं। तो अब जो मेथड, मैं तो लॉन्ग वाला ही करा दे रहा हूँ आपको जिससे कि क्लियर रहे, और जो लिखने का तरीका मैंने बताया वैसे भी आप लिख सकते हैं। अब दो त्रिभुज लेते हैं। अब ए पी क्यू त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज पी सी क्यू में, वही दो त्रिभुज मैं ले रहा हूँ जैसा फिगर में मैंने समझाया। उसके बाद अच्छा, इनको मैंने समीकरण एक और समीकरण दो नहीं लिखा था, ये लिख लीजिएगा। कहाँ है, ये समीकरण दो हो गया, और इसे भी लिख लीजिएगा। अगर इस तरीके से लिखना है तब जैसा मैं करा रहा हूँ, और जो तरीका मैंने बताया वो भी, उसमें भी समीकरण लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी तो लिख पाएंगे। समीकरण एक और दो से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू और ए क्यू इज इक्वल टू सी पी ना। समीकरण एक व दो से हम लिख सकते हैं कि ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ऐसा आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ए क्यू इज इक्वल टू सी पी समीकरण दो से, और पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, ये उभयनिष्ठ भुजा है दोनों त्रिभुजों में, उभयनिष्ठ भुजा। अगर कंफ्यूजन होता हो आपको तो यहाँ पर एक फिगर में ड्रॉ कर दे रहा हूँ जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। इस प्रकार का फिगर है, ठीक, ये ए है और ये सी है, ये बी है, ये क्यू है, ये सी है, सॉरी, ये सी है, और ये डी है, ये पी है, ठीक। तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजा है, और ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये समीकरण एक में हमने प्रूव किया हुआ है, समीकरण एक से। अब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम प्रूव हो गया तो हम लिख सकते हैं, अर्थात तीन क्राइटेरिया हमने पूरा कर लिया है तो सर्वांग सम इन्हें लिख सकते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांग सम होगा त्रिभुज पी सी क्यू के, और ये कौन से नियम से हुआ है, ट्रिपल एस नियम से। अब इन्हें अगर लिख लिया तो जैसा मैंने बताया था, एंगल्स को हम बराबर लिख सकते हैं। जो
करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, अर्थात संगत जो कोण होंगे, ये कोण बराबर ये कोण और ये कोण बराबर ये कोण। तो यहाँ दो ही कोण ले लूँ काफ़ी है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ इसलिए तब कोण ए पी क्यू बराबर कोण सी पी क्यू, नहीं सॉरी सी क्यू पी, कोण सी क्यू पी, और ये क्या हो जाएगा सी पी सी टी से। अब इन्हीं कोणों को मैं एकांतर कोण भी लिख सकता हूँ, यही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके इधर वाले कोण भी लिख लेते हैं जिससे दोनों जो भुजाएं हैं वो समांतर प्रूव हो जाए अपने आप। तो चलिए ये भी लिख लेते हैं, तथा कोण ए क्यू पी बराबर कोण सी पी क्यू, ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा। तो ये भी क्या है, ये कोण बराबर ये कोण, तो ये भी एकांतर कोण है अगर क्यू पी जो है ए सी ए पी और क्यू सी को प्रतिच्छेद करती है तो ये भी एकांतर कोण हो गया। तो हम लिख सकते हैं जब एक तिर्यक रेखा QP रेखाखंड AP तथा QC को प्रतिच्छेद करती है, तब ये सभी कोण समान कोण, समान ही है ना, इसे समान कोण लिख लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। सभी समान कोण एकांतर अंतः कोण बनाएंगे, है ना। यहाँ हम इसे CP/CT द्वारा प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अगर ये फिगर में देख के पता चल रहा है कि QP जो है AP और QC को प्रतिच्छेद करता है, तो ये कोण क्या कहलाएंगे, एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, या हम इसे एकांतर अंतः कोण यहीं से आप और अलग से भी लिख सकते हैं, कोण के युग्म बनाते हैं, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, युग्म अर्थात जोड़े बनाते हैं। तो इतना प्रूव हो गया, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए AP समांतर QC, अगर एक कोई भुजा जो हो वो समांतर हो जाए और परस्पर बराबर हो तो वो क्या होती हैं, वो समांतर चतुर्भुज कहलाती हैं। ये मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं याद आ रहा है, मैं प्रूव करा चुका हूँ पहले ही ना। और यहाँ तो दो दो ऑलरेडी दिया हुआ है कि AQ इज इक्वल टू CP और AP इज इक्वल टू CQ तथा, और इसे कॉमा करके लिख लीजिएगा। चलिए इससे भी नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अतः APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये शायद प्रश्न संख्या 5वें में ही मैंने कराया है समांतर चतुर्भुज को प्रूव कराते टाइम, तो आप उसे देख लीजिएगा, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यदि कोई एक भुजा बराबर, कोई दो भुजाएं बराबर हों और वो भुजाएं क्या हों, समांतर हों, पैरेलल हों, तो वो चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये मैंने प्रश्न संख्या 5 में कराया हुआ है। सॉरी, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है इसलिए मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये लास्ट वाला क्वेश्चन था और इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।